फिफ्थ क्वेश्चन, आपके पास ये एक लूप है और इसके दो पार्ट्स हैं. इट इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे है, वो बोर्ड के अंदर है, कुछ ऐसा है. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द इंड्यूस करंट करेक्टली. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये बीच वाली वायर ना होती तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इसमें क्या हो रही है, इंक्रीज. ये लूप नहीं चाहेगा कि इंक्रीज हो. लूप क्या करेगा, अपना फील्ड बाहर कर लेगा और करंट को कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज. ये बी बोर्ड के अंदर बढ़ रहे तो आपका जो थंब है वो कहाँ होगा, बाहर. आपकी इंक्रीजिंग बी को अपोज करेगा तो करंट कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज. प्रॉब्लम यह है कि बीच की वायर में भी करंट जाएगा. अब जाएगा कि नहीं जाएगा वो देखने वाली बात है. तो हम इसमें ऐसे इसको देखेंगे कि बीच की वायर में एक्चुअल में करंट नहीं जाएगा, क्योंकि करंट अपना लूप बाहर से पूरा करेगा. तो आप ये मानेंगे कि आपके ये पूरे लूप के दो हिस्से हैं, कुछ ऐसे. तो सोचो अगर बी बोर्ड के अंदर बढ़ रहा है तो इसमें करंट कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज. इसमें भी कैसे होगा, एंटी क्लॉक. और बीच की वायर में कोई करंट होगा नहीं. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बीच की वायर में कोई करंट आपने ड्रॉ नहीं करना, तो आपने एंटी क्लॉकवाइज करना है. देखो ये तो वैसे भी हो नहीं सकता, ऐसे कैसे होगा, ये करंट इधर गया फिर इधर आया फिर इधर आया, ऐसे थोड़ी ना होगा. पूरा क्लोज लूप बनाएगा वो. तो जो कि सिर्फ इस केस में बन सकता है. तो आपका वैसे भी बाय सिमेट्री ये पोटेंशियल्स जो है वो कॉमन पोटेंशियल्स है. तो इसमें कुछ नहीं करना, आपने इसमें बी जो एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करना है और बीच की वायर में आपने कोई करंट इसमें ड्रॉ नहीं करना. जैसे ये क्वेश्चन है, अगर एम मैग्नेट लूप के पास आ रहा है तो लूप सेम पोल डेवलप करके इस मैग्नेट को भगाएगा, है ना, पास नहीं आने देगा. तो वही तो वो कह रहे हैं, एम विल रिपेल आर. मैग्नेट लूप को रिपेल करेगा, या उल्टा भी ट्रू है, लूप मैग्नेट को रिपेल करेगा, बात एक ही है. तो अगर ये नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो अभी नॉर्थ डेवलप करेगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा एज इट इज मूविंग टूवर्ड्स आर. तो जैसे जैसे आर की तरफ आएगा लूप होते दूर भी चला जाए, अगर ये फ्री टू मूव है लूप दूर भागना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि सेम पोल डेवलप करने से ही इसका फ्लक्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. और लूप नहीं चाहेगा इसका फ्लक्स बढ़े, तो लूप क्या करेगा, थोड़ा पीछे की तरफ होना स्टार्ट हो जाएगा. ये डायरेक्ट फॉर्मूला एनसीईआरटी का. जब भी एक लूप को रोटेट करते हैं और चेंज इन फ्लक्स अगर डेल्टा फाई है, डेल्टा फाई को आर से डिवाइड करते हैं तो चार्ज की वैल्यू आ जाती है. डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको याद ही करना है. इसके बेस पे ये क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को देखें. एक रिंग है, रिंग का एरिया ए है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, रेजिस्टेंस कैपिटल आर है. रिंग को सडनली स्क्वीज कर दिया जीरो एरिया, तो रिंग का एरिया जीरो कर दिया. पहले एरिया क्या था, ए, अब कितना हो गया, जीरो. बी को नहीं चेंज किया, बी वही है. तो फ्लक्स तो जनरेट होगा, फ्लक्स तो चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू एरिया. तो चार्ज कितना पास हुआ ये क्वेश्चन है. चार्ज क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स पर रेजिस्टेंस. चेंज इन फ्लक्स क्या है, बी इंटू एरिया, क्योंकि एरिया पहले क्या था, ए, तो फ्लक्स क्या था, बी इंटू एरिया. फिर बाद में एरिया क्या हो गया, जीरो. आपने दबा दिया पूरे लूप को, तो एरिया जीरो का मतलब फ्लक्स भी क्या हो गया, जीरो. तो चेंज इन फ्लक्स क्या, सिर्फ बी ए बाय आर आंसर है. नेक्स्ट,
क्वेश्चन है, ये एक लूप है, पर लूप ना बड़ा पतला सा लूप है। मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है और डिक्रीज हो रहा है, तो करंट कैसे होगा ये क्वेश्चन है। तो जैसे ये ए है, जैसे ये बी है, मान लो ये इस तरीके, एक काम करते हैं, इसको रीड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ इसे, ये लो, एक ही बात है, थोड़ा खुला कर दिया और तो कुछ नहीं किया इसमें। ये सी है और ये डी है, एक ही बात है। ये थोड़ा टाइट टाइट है ना, मोटा कर दिया, फर्क क्या पड़ता है। ये तो एक तरीके से लूप है। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर घट रहा है, तो लूप नहीं जाएगा, घटेगा। तो लूप क्या करेगा, अपना बीबी कैसे कर लेगा बोर्ड के अंदर। बोर्ड के अंदर का मतलब करंट कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे। तो करंट कैसे जाएगा, ए से बी जाएगा। करंट कैसे जाएगा, डी से सी आएगा। ए से बी आएगा, डी से सी आएगा। इतने पतले लूप में पता ही लगेगा आपको, थोड़ा मोटा कर लिया, खुला स्पेसिंग कर ली। पॉइंट क्लियर है यहां तक कि क्या लॉजिक है इसमें, कोई डाउट है इसमें? ठीक। 9th के बाद क्वेश्चन नंबर 10th। 10 10th है, एक इलेक्ट्रॉन एक लूप की तरफ आ रहा है, आके चला जाएगा, दूर चला जाएगा। तो जब ये आएगा तो करंट होगा इसकी वजह से, तो इसमें बी जनरेट होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास आएगा बी बढ़ेगा। जब बी बढ़ेगा तो इसमें करंट पैदा होगा लूप में। और जब इलेक्ट्रॉन पास होके दूर चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन दूर 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 जाता जा रहा है, बी की वैल्यू घटती घटती जाएगी। जब पास आ रहा है तो बी बढ़ेगा, जब दूर जा रहा है तो बी घटेगा। तो जब पास आ रहा है तो मान लो करंट क्लॉकवाइज है, जब दूर जा रहा है तो करंट कैसे हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि जैसा भी होगा करंट विल चेंज दी डायरेक्शन। उसने ये नहीं पूछा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसने करंट अपनी डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज। तो देख लो इसमें ऑप्शन मार्क कर लेना, करंट विल चेंज दी डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्ग सोलेनॉइड है, देख रहे हो, एक सोलेनॉइड है, इसमें करंट है। करंट है तो इसके एक्सिस पे बी है, देख रहे हो, इसके एक्सिस पे क्या है, बी वेक्टर है, ऐसे बी वेक्टर है। एक चार्ज पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया इसके ऊपर, तो चार्ज पार्टिकल क्या है, क्यू चार्ज पार्टिकल है, ये नीचे की तरफ आएगा। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, जब ये बी वेक्टर के साथ मूव करेगा तो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि फोर्स क्या होगी, बी क्यू बी साइन जीरो। क्योंकि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगती, बी क्यू बी साइन जीरो इज जीरो। इसलिए ये फ्री फॉल में नीचे गिर जाएगा और इसकी एक्सेलेरेशन क्या होगी एग्जैक्टली, जी फर्क ही नहीं पड़ेगा। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इस पर कोई असर डाल नहीं पाएगा। तो क्या होगा, ये बिल्कुल नीचे गिरेगा और नीचे गिरने में इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। कोई फोर्स नहीं है तो जी के साथ नीचे गिर जाएगा। सेकंड,
दो सर्कुलर रिंग्स हैं, एक का रेडियस ए एक का रेडियस बी है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड डी बी बाई डी टी क्या है, के कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ज़ीरो नहीं है, तो डी बी बाई डी टी की कुछ वैल्यू है के, यानी कि बढ़ रहा है, और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ वायर की लैम्डा है, रेजिस्टेंस से गिवन, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ गिवन है लैम्डा, तो इंड्यूस करंट क्या होगा, तो इंड्यूस करंट की वैल्यू निकालनी है, इसमें क्या होगी, तो रूल नंबर 1, इसके अंदर सबसे पहली चीज इंड्यूस करंट होगा क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ऐसे होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है, बी इंटू एरिया, मान लो इसमें बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, एरिया वेक्टर बोर्ड के अंदर है, इसका बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, एरिया वेक्टर भी बोर्ड के अंदर है मान लेते हैं, तो बी और एरिया में एंगल क्या है, जीरो, बी और एरिया में यहां पर भी एंगल क्या है, जीरो, तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा, टोटल फ्लक्स आएगा, पहले लूप का क्या आएगा, बी इंटू एरिया पाई ए स्क्वायर, सेकेंड लूप में क्या आएगा, बी इंटू एरिया पाई बी स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर पाई बी स्क्वायर, और दोनों में बी और एरिया एक डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो गए, तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ गई। करंट क्या होगा, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, ईएमएफ क्या होती है, डी फाई बाई डी टी। आप एक काम करो, इस फाई की वैल्यू को उठा के यहां से यहां पुट कर दो, तो आपके पास क्या टर्म आएगी, आपके पास ये टर्म आएगी, आई इज इक्वल टू 1 बाई आर डी बाई डी टी ऑफ टी बाई डी टी ऑफ फाई, फाई की वैल्यू क्या है, पाई इंटू बी इंटू पाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे, तो आई इज इक्वल टू 1 बाई आर पाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो गया कॉमन, तो क्या बना, डी बी बाई डी टी, और डी बी बाई डी टी क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, के, तो के पुट कर दो, तो देखो आंसर आ गया, के पुट कर दिया, और ये करंट की वैल्यू आ गई। रेजिस्टेंस क्या होगी, इसका सरकमफ्रेंस क्या है, 2 पाई ए, इसका सरकमफ्रेंस क्या है, 2 पाई बी, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितनी है, लैम्डा, लैम्डा को मल्टीप्लाई करते हैं 2 पाई ए प्लस 2 पाई बी में, 2 पाई ए प्लस 2 पाई बी, क्या गिवन है, इसकी लेंथ, तो दो लूप्स की लेंथ क्या आएगी, 2 पाई ए प्लस 2 पाई बी, तो टोटल लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करें, लैम्डा, आंसर समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला, फ्लक्स निकाल लिया, फ्लक्स को यहाँ पुट करके डी बी बाई डी टी को के पुट कर लिया, करंट आ गया, और रेजिस्टेंस के लिए टोटल लेंथ को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लिया, लैम्डा का मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, तो लेंथ कैलकुलेट करके लैम्डा से मल्टीप्लाई करके टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए तब, तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर ये ना मरोड़ दिया, देख रहे हो पिछली फिगर और इस फिगर में क्या फर्क है, इसको ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्ट करके देख रहे हो ऐसा डायग्राम बन गया। ट्विस्ट करके क्या हुआ, पहले बी और एरिया में एंगल जीरो था, अब पहले बी और एरिया में दोनों लूप्स में एंगल जीरो था, लेकिन जब आपने ट्विस्ट किया तो एरिया वेक्टर जो बोर्ड के अंदर जा रहा था वो अब कहां जाएगा, बोर्ड के बाहर आ गया, तो एक लूप को नहीं टच किया, दूसरे को टच किया, तो पहले दोनों में बी और ए में एंगल जीरो था, अब क्या किया आपने, इसको पलट दिया, पलटने से क्या हुआ, बी और ए में एंगल क्या होगा, 180 हो गया, तो टोटल फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी, टोटल फ्लक्स सेकेंड केस में क्या आएगा, फ्लक्स आएगा b इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ जीरो, ये पहला फ्लक्स है, एंड b इंटू पाई बी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 180, ये आपका दूसरा फ्लक्स है, तो b इंटू पाई ए स्क्वायर कॉस जीरो पहला फ्लक्स है, b इंटू पाई बी स्क्वायर इंटू कॉस 180 दूसरा फ्लक्स है, क्योंकि एरिया क्या हो गया, चेंज हो गया, कॉस 180 क्या होता है, -1, तो एरिया अब ऐड होने की बजाय दूसरे केस में जो टोटल फ्लक्स है वो प्लस की जगह क्या हो गया यहां पर माइनस, बाकी एवरीथिंग इज सेम। पहले और इस क्वेश्चन में एक ही फर्क है, उसमें प्लस आएगा, इसमें माइनस आएगा, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देंगे। इस क्वेश्चन में ये जो देख रहे हो, ये इसको ना पहले सीधा करके लिखते हैं। बड़े लूप से शुरू नहीं करना, छोटे से करना है। छोटे को ट्विस्ट कर दो। कैसे? B और A और C और D, ये लो, खोल दिया इसे, मुड़ा हुआ था ना, ठीक कर दिया। ठीक कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है। अब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो B की वैल्यू यहां पर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो B की वैल्यू यहां पर बढ़ रही है। अगर B की वैल्यू बोर्ड के अंदर बढ़ रही है तो उस केस में क्या होगा? थंब बाहर आ जाएगा। करंट कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब D से लेके C तक, B से लेके A तक, B से लेके A तक, D से लेके C तक। आंसर, ये आंसर है। समझ में आ रहा है? यहां तक B बढ़ रहा है ना, तो थंब बाहर करके एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। नेक्स्ट, फिफ्थ। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला, ये लूप बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा, एरिया घटता जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो इंड्यूस करंट होगा, इंड्यूस करंट विल बी इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी को किससे डिवाइड करेंगे? रेजिस्टेंस आर से डिवाइड करेंगे, ये रूल है। अब 1 बाई आर, डी फाइव बाई डी टी में डी बाई डी टी ऑफ फाइव, फाइव क्या है? बी इंटू एरिया। अब इसके अंदर बी तो चेंज नहीं हो रहा, बी तो चेंज नहीं हो रहा, तो क्या बनेगा? बी कांस्टेंट है, क्या बना? डी ए बाई डी टी। एरिया चेंज हो रहा है, एरिया की वैल्यू जैसे जैसे ये लूप बाहर आता जाएगा, एरिया की वैल्यू पहले ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम होती जाएगी। तो करंट का ग्राफ क्या बनेगा? ये क्वेश्चन है।
रूल नंबर 1, क्योंकि एरिया का रेट चेंज हो रहा है, एरिया पहले ज़्यादा है जो बाहर निकलेगा, फिर ट्राइंगल का एरिया इसमें घटता 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 जाएगा और बाद में बिल्कुल क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक बात पक्की है, करंट कम से कम कांस्टेंट तो नहीं हो सकता। क्यों? एरिया कांस्टेंट नहीं है, ट्राइंगल फिगर है, रेक्टेंगल थोड़ी ना है। रेक्टेंगल होता तो एरिया बराबर बराबर कम होता, लेकिन ट्राइंगल में एरिया घटता 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 जा रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो क्योंकि जैसे जैसे आपका एरिया घटेगा तो इन दी एंड करंट तो जीरो हो जाएगा, जब पूरा ट्राइंगल बाहर निकल गया करंट जीरो हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता। मैथ्स वालों को लोगों को पता है ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। एक्सपोनेंशियल समझते हैं, बहुत टाइम के बाद e⁻² समथिंग का, और किसी भी तरीके से यहां पर e की पावर समथिंग नहीं आ सकती। देख लो, दिख रहा है आपको कहीं एक्सपोनेंशियल लॉग दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये ग्राफ ये शो करता है कि करंट जीरो बहुत ज्यादा देर के बाद होगा, टाइम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों? मैं भी ट्राइंगल को बाहर निकालता हूं, अभी कभी करंट जीरो हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। पैराबोला किसी भी हालत में नहीं है, मतलब पहले करंट बढ़ेगा फिर करंट घटेगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। एरिया तो घटता 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 ही जा रहा है, तो ग्राफ एक ही तरफ जाएगा, कभी बढ़ेगा घटेगा नहीं हो सकता। तो ग्राफ क्या बनेगा? बी बनेगा। करंट पहले मैक्सिमम होगा क्योंकि एरिया से मैक्स है, फिर एरिया घटता 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 जीरो हो जाएगा, और करंट घटता 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 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कोई पॉइंट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये तो है एक शॉर्टकट तरीका, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। एक्चुअल तरीका मेडिकल के लिए नो, ओनली नॉन मेडिकल। देखो, इमेजिन करो एक ट्राइंगल देख रहे हो, ये ट्राइंगल या तो बाहर निकल रहा है या अंदर आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, आंसर सेम होगा। मान लो ये ट्राइंगल लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, और टी टाइम में अंदर आ चुका है या बाहर आ चुका है, कितना डिस्टेंस कितना कवर कर गया? वीटी। मान लो चलो बाहर चला गया, और डिस्टेंस कितना कवर किया? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये डिस्टेंस कितना है? v इंटू टी। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो एंगल क्या बनेगा? 60। tan ऑफ 60 क्या होगा? दिस साइड डिवाइडेड बाय dn। ये देखो, ये डिस्टेंस अगर vt है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा? vt। ये एंगल क्या होगा? 60, और ये क्या होगा? x। तो tan ऑफ 60 इज इक्वल टू vt डिवाइडेड बाय x। तो x की वैल्यू क्या जाएगी? vt डिवाइडेड बाय √3, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये देखो, ये क्या हुआ है, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, वो कितना है? vt बाई √3। ऐसे ये डिस्टेंस भी क्या है? vt बाई √3, राइट। ये डिस्टेंसेस निकाल लिए। अब मेरे को क्या निकालना है? मुझे करंट निकालना है। करंट क्या होता है? EMF बाई आर। EMF क्या होता है? B इंटू डी ए बाई डी टी, क्योंकि d बाई डी टी और B इंटू ए। फ्लक्स क्या होता है? d∅ बाई डी टी बाई आर क्या होती है? करंट की वैल्यू होती है। करंट क्या होता है? EMF बाई आर। EMF क्या होती है? d∅ बाई डी टी। फाई क्या होता है? B इंटू एरिया। B तो चेंज नहीं हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। एरिया है कितना? कितना पोर्शन इसका जो है एरिया अगर मुझे निकालना है, तो लेट अस सपोज मुझे ये एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि इतना एरिया ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है किसी भी इंस्टेंट पर, बाकी तो बाहर निकल गया। ये एरिया अगर निकालना है तो आपको पूरे ट्राइंगल के एरिया में से ट्रेपेजियम के एरिया को क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो थोड़ा मैथ्स लगेगा। ट्राइंगल का एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया माइनस ये टर्म आएगी एरिया की, टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करो, डी ए बाई डी टी की वैल्यू आएगी। इस डी ए बाई डी टी को यहां पुट कर दो तो करंट की वैल्यू आएगी। करंट की वैल्यू को ओपन करो, इस ब्रैकेट को ओपन करो तो ये वैल्यू आएगी। मैथ्स वाले लोगों को पता है ये करंट एक्स एक्स वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस में टाइम है, तो ये क्वेश्चन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ मैच कर रही है। देखो, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ये एक्स एक्सिस है और ये इंटरसेप्ट है, नेगेटिव स्लोप है, तो नेगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन का एक ही ग्राफ है। तो या तो वो शॉर्टकट है या ये लंबा तरीका है, पर ये मेडिकल वालों के लिए तो नहीं है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। पर वैसे मैंने तरीका बता दिया कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोचा जा सकता है। नेक्स्ट।
लूप्स में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है और प्लेस पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर मूव्ड क्लोजर टू ईच अदर। करंट ऑपोजिट जा रहा है, करंट ऑपोजिट जा रहा है। जब दो वायर्स में करंट ऑपोजिट होता है तो दे रिपेल ईच अदर। ऐसे ही किया था सेम करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स में। अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट है दे रिपेल ईच अदर। तो ये लूप्स एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं, पर तुमने क्या किया, इनकी नेचर के अगेंस्ट इनको पास ले आए। पास लाने में ऑपोजिशन शो करेंगे, ऑपोजिशन से करंट और बढ़ेगा, तो इसलिए इसमें क्या होगा, करंट दोनों में और बढ़ेगा, क्योंकि तुम पास लेके आ रहे हो और ये एक दूसरे को रिपेल करना चाहते हैं, तो करंट और बढ़ा के क्या करेंगे, इसे रिपेल करेंगे। नेक्स्ट, एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में ये स्पीड v है, ये क्या करेगा, ये बाहर आ रहा है, तो ईएमएफ क्या होगी, ये डिस्टेंस कितना है 2r, ये मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v, तो डिस्टेंस कितना है 2r, ये देखो 2r, इसकी स्पीड v, तो मोशनल ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ होगी bl इंटू v, blv, तो आंसर आएगा blv ये रहा। और जब ये नीचे आएगा, जब ये रॉड, मान लो ये रॉड है, याद है ना सेमी सर्कल के इसमें हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में 2r है, तो बेसिकली जब ये नीचे आएगा तो फ्लेमिंग का रूल लगाओ, राइट हैंड, बी बोर्ड के अंदर है, थंब इधर है, तो करंट कैसे जनरेट होगा, टुवर्ड्स राइट, ये करंट जनरेट होगा। तो करंट अगर राइट जनरेट होगा तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव पोटेंशियल हमेशा हायर होता है, तो Q इज एट हायर पोटेंशियल, तो लिखा हुआ है Q इज एट हायर पोटेंशियल, ठीक है, तो Q हायर पोटेंशियल पे है। इंड्यूस करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्योंकि करंट यहां से यहां जा रहा है तो Q पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हमेशा हायर पोटेंशियल है, आंसर। नेक्स्ट, देखो इस प्रॉब्लम में इसको थोड़ा लंबा किया हुआ, मैं छोटा करता हूं। मान लो ये आपके पास एक रॉड है, ठीक है, मान लो ये आपके पास एक रॉड है, ये रॉड जो है वो कैसे गिर रही है, नीचे गिर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ v, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, लेंथ इसकी l है। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो कितना गिवन है, थीटा एंगल गिवन है, थीटा गिवन है। अगर ये थीटा गिवन है तो हम रॉड का हमेशा कंपोनेंट निकालते हैं वेलोसिटी का, जो लेंथ के साथ कितना एंगल बनाता है, 90। याद करो BLV में BL और V 90, तो लेकिन V तो 90 नहीं है लेंथ के साथ, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना है, थीटा है, ये कितना है 90 माइनस थीटा है, तो V का कंपोनेंट यहाँ क्या आएगा, V इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो लेंथ वेलोसिटी आपस में 90 पे हो गए, तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, B इंटू एल इंटू वी इंटू कॉस ऑफ कितना 90 माइनस थीटा। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या बनेगी, BLV कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, आंसर BLV साइन थीटा। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक कि कैसे करना समझ में आ रहा है, ठीक। वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल लिया, कैसे, ये वेलोसिटी नीचे है ना, अपने को इसके 90 डिग्री पे चाहिए,
तो 90 के लिए एंगल चाहिए, ये थीटा थीटा वर्टिकली ऑपोजिट, ये तो गिवन है क्वेश्चन में थीटा, है ना। तो यहाँ से 90 माइनस थीटा, तो वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट v इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो b इंटू एल इंटू वी कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक, नेक्स्ट ठीक है, देखो क्वेश्चन है, ये रॉड ना मूव करवा रहे हैं विद वेलोसिटी ऑफ v। रॉड जब मूव करेगी तो इसमें मोशनल ईएमएफ डेवलप हो जाएगी BLV। अब BLV कैसे, इसमें करंट जनरेट हो जाएगा, तो कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ इसमें भी जाएगा। आपको बताना है इसकी रेजिस्टेंस R है, इस रॉड की भी R है, इसकी भी R है। आपको बताना है PQ में कितना करंट जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें दो रेजिस्टेंस है और रॉड मूव कर रही है, सबसे पहले मोशनल ईएमएफ क्या होगी, BLV। करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, फ्लेमिंग का रूल, B कैसे है, बोर्ड के अंदर है, और थंब कैसे ऐसे है, तो करंट का जाएगा ऊपर। करंट ऊपर जाने का मतलब है करंट इसमें ऊपर जाएगा, I इंड्यूस करंट ऊपर है, इसका मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो जब भी रॉड वाला क्वेश्चन आए और दो रेजिस्टेंसेस पड़ोस में लगी हो, तो सबसे पहले आप R और R किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो R और R पैरेलल में, तो आंसर क्या आएगा, R/2। और इस रॉड की जगह एक बैटरी लगा लें जिसकी ईएमएफ है BLV। तो रॉड की जगह बैटरी लगा लें। अब बैटरी का कौन सा टर्मिनल कैसे रखना है, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। अभी देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इस रॉड की रेजिस्टेंस भी R है, इसकी R/2 है, तो टोटल करंट क्या होगा, टोटल ईएमएफ BLV डिवाइडेड बाय R/2 प्लस R। आंसर मार्क कर लेना, करंट आ गया। तो समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, इसमें करंट कैसे निकलेगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है, देखो आपको ना इसमें P और Q में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ईएमएफ निकालनी है। हमने एक क्वेश्चन किया हुआ है कि अगर आपके पास एक रॉड है और ये रॉड का एक्सिस कोने में पास हो रहा है, ऐसे पास हो रहा है, ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, तो जब भी ये रॉड घूमेगी सर्कल में, तो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, लास्ट टाइम भी बताया था, इसमें ईएमएफ डेवलप हो जाएगी PQ में कितनी, हाफ B ओमेगा स्क्वायर इंटू L। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है, यही फॉर्मूला था, चेक करना, यही है, हाफ B ओमेगा स्क्वायर इंटू L, कुछ ऐसे नहीं, ओमेगा इंटू L स्क्वायर, उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, उल्टा लिख दिया। तो इसमें ये रॉड है, ये लो, ये रॉड है और ये ऐसे है, तो ये P है और ये Q है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है और इसकी लेंथ L है। तो EMF P और Q में क्या होगी, हाफ B ओमेगा इंटू L स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि प्रॉब्लम ये है कि इसमें और इसमें EMF का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, मेरे को फिर से P और Q में निकालना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन O है। ये रॉड ऐसे नहीं घूम रही जैसे इसमें घूम रही थी, ये रॉड ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे। इसमें कैसे घूम रही थी, अपने एक्सिस पे ऐसे घूम रही है। इसमें कैसे घूम, पूरी की पूरी रॉड उठ के ऐसे आती है, ऐसे ऐसे घूम रही है, और मेरे को EMF निकालनी है P और Q के बीच में। तो रूल नंबर 1, ये फॉर्मूला लग नहीं पाएगा, डायरेक्ट नहीं लग पाएगा। अगर आपको फॉर्मूला लगा दे, नहीं लगेगा फॉर्मूला, आपको ऐसे करना पड़ेगा। इमेजिन करो, आपके पास इमेजिन करो एक रॉड है जो यहां से यहां तक है, जिसकी लेंथ L है, बस ये नहीं है, बस ये है, और ये कैसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, बोर्ड के अंदर नहीं है, बोर्ड के बाहर है। तो ये बताओ कि इसमें करंट कैसे पैदा होगा। B बोर्ड के बाहर है, तो फर्स्ट फिंगर ऐसे, थंब कैसे है, ऊपर, रॉड ऊपर जा रही है, तो करंट कैसे होगा, इस तरफ। तो करंट किस तरफ है, करंट इस केस में इस तरफ है, इंड्यूस करंट ऐसे है, और इंड्यूस करंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब P हायर पोटेंशियल पे है, Q लोअर पोटेंशियल पे है, तो इसमें मैं ये लगा सकता हूं VP माइनस VO, VP माइनस VO। सोचो सिंगल रॉड है और O पॉइंट के अबाउट घूम रही है, इज इक्वल टू फॉर्मूला डायरेक्टली लगेगा, हाफ B ओमेगा इंटू कितना, L स्क्वायर। एक आंसर आ गया, पर ये मुझसे पूछा नहीं है। अब इमेजिन करो कि ये रॉड अगर पूरी की पूरी इतनी लंबी होती, लेंथ 2L की, तो अगेन ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाता, फिर से एक बार VQ माइनस VO पे लगता, इसमें लगता, और क्या लगता, हाफ B ओमेगा इंटू 2L का स्क्वायर लगता। तो यहां से इन्हें ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसल, और सॉल्व करके क्या आएगा, VQ माइनस VP या VP माइनस VQ, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने Q और O के बीच में निकालना है, फिर आपने P और O के बीच में निकालना है, फिर दोनों को माइनस कर लेना है, माइनस करके VQ माइनस VP की वैल्यू अपने आप सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगी। क्लियर है यहां तक कि कैसे सोचना है इस टाइप के क्वेश्चन में? ठीक है यहां तक? सेम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो उसे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो। O पॉइंट अब ऊपर है,
देखो क्वेश्चन है, बताओ जरा, पॉइंट ओ का है ये रहा, आप सीधा फॉर्मूला लगा नहीं पाएंगे, पूरी की पूरी रॉड उठ के घूमेगी। पहले आप क्या करेंगे, वी पी माइनस वी ओ, वी पी और ओ में डिस्टेंस कितना है एल, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, वी पी माइनस वी ओ हाफ वी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर। फिर दूसरे दो पॉइंट कौन से लेंगे, क्यू एंड ओ, क्यू और ओ में ये एल है ये एल है, तो ये क्या है रूट टू एल, तो क्यू और ओ में फॉर्मूला क्या लगेगा, वी क्यू माइनस वी ओ हाफ बी रूट टू एल का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो एक में डिस्टेंस क्या लगेगा एल, एक में रूट टू एल। फिर से एक बार दोनों को माइनस कर लें, ओ से ओ कैंसल, माइनस करो आंसर, ऐसे करेंगे। पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे इस क्वेश्चन को सोचना है आपने। ठीक, नेक्स्ट है स्क्वायर लूप जिसकी साइड एल है, ये स्क्वायर लूप है एल बाई एल। मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है लेकिन माइनस के कैप है, माइनस के कैप का मतलब है बोर्ड के इनसाइड है, और एक्स के साथ बी चेंज हो रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी की वैल्यू एक्स के साथ चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। आपको निकालना है चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई, जब लूप को यहां से यहां रोटेट कर दिया, पलट दिया। मान लो बी बोर्ड के अंदर है और यहां पर एरिया वेक्टर बोर्ड के अंदर है, बी और एरिया में एंगल क्या है, शुरू में 0। जब आपने पलट दिया तो एरिया वेक्टर बाहर आ गया, बी वेक्टर अभी भी अंदर है, तो एंगल क्या बनेगा, बी ए कॉस 180। पहले ये लूप ऐसे है तो बी मान लो अंदर है, एरिया मान लो अंदर है, तो बी ए कॉस 0। जब ये पलटा गया तो एरिया वेक्टर तो जो है वो तो बाहर आ गया ना, अगर पहले एरिया वेक्टर अंदर है, एरिया वेक्टर बाहर आ गया, तो क्या बनेगा, बी ए कॉस 180, बी ए कॉस 0, बी ए कॉस 180, दोनों को माइनस करके चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा। पर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या, इस प्रॉब्लम क्वेश्चन की करना ऐसे ही है, बी ए कॉस 0, बी ए कॉस 180, तो 5 इनिशियल फ्लक्स आ जाएगा, बी ए कॉस 0, फाइनल आएगा बी ए कॉस 180, दोनों को माइनस करके आंसर आएगा। प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा इसे, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है, बी कांस्टेंट ही नहीं है भाई। अगर बी कांस्टेंट होता तो सीधा आंसर आता, बी चेंज हो रहा है तो बी यहां पर अलग, यहां पर ज्यादा 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 ज्यादा, तो फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू एरिया। बी क्या पुट करूं पता ही नहीं, क्योंकि बी तो चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स कैसे निकलेगा, बाय इंटीग्रेशन। तो एक काम करना पड़ेगा, पहले इसे उठाओ, पलटने की जरूरत नहीं है, इसे उठाओ, एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लो, dx, इसका एरिया कितना है एलिमेंट का, इसका एलिमेंट का एरिया, ये लेंथ क्या है l, और ये क्या है dx, तो क्या है l इंटू dx, l इंटू dx। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, फ्लक्स की वैल्यू आएगी b इंटू l इंटू dx। स्मॉल फ्लक्स निकाला आपने, क्योंकि b की वैल्यू हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही है, तो आपने छोटा फ्लक्स निकाल लिया b इंटू l इंटू dx, और b का मैग्नीट्यूड क्या है, b नॉट इंटू एक्स, ये देखो गिवन है b नॉट इंटू एक्स। माइनस के कैप को छोड़ो, वो तो ये शो कर रहा है कि बोर्ड के अंदर है,
तो वैल्यू कितनी है बी नॉट इंटू एक्स, तो क्या बनेगा बी नॉट इंटू एक्स, तो एरिया एल इंटू डी एक्स, बी की जगह बी नॉट इंटू एक्स, और इसे इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां तक, जीरो से लेके एल तक, तो टोटल फ्लक्स आएगा पहले। तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा, इसको जीरो से एल इंटीग्रेट करो, ये इनिशियल फ्लक्स आएगा जब लूप सीधा पड़ा हुआ था ऐसे। तो इसमें बी और एरिया में एंगल क्या है, जीरो। इनिशियल फ्लक्स क्लियर है। अब मैं इसे पलटूंगा तो b इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ 180, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है, जब पलटूंगा तो b इंटू एरिया इंटू कॉस 180 में b क्या है b नॉट इंटू एक्स, और एरिया फिर से l इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन तो फिर से करनी पड़ेगी क्योंकि b तो नॉन यूनिफॉर्म है। पर इस बार प्रॉब्लम ये है कि जब ये पलटा जाएगा तो एंगल तो 180 आएगा, सही है। लिमिट्स क्या पुट करेंगे, l से लेके 2l, l से लेके 2l, देख रहे हो फाइनल फ्लक्स में l से लेके 2l। तो इनिशियल फ्लक्स में जीरो से लेके एल, फाइनल फ्लक्स में एल से लेके 2l। इसे इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, फाइनल फ्लक्स आएगा, फिर चेंज इन फ्लक्स में फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, आंसर आएगा। तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म बी आएगा, नॉन यूनिफॉर्म बी में फ्लक्स निकालने का सिर्फ यही तरीका है, आपको एलिमेंट लेके स्मॉल फ्लक्स निकाल के इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो स्मॉल ये वैल्यू कैसे निकलेगी इसमें, तो इनिशियल फ्लक्स वी ए कॉस 0, फाइनल फ्लक्स वी ए कॉस 180। प्रॉब्लम ये है कि फ्लक्स निकलेगा बाय इंटीग्रेशन, क्योंकि बी की वैल्यू इज चेंजिंग, बी चेंज हो रहा है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक रिजल्ट समझो। रिजल्ट है, अगर आपके पास एक रॉड है, ध्यान से देखो सुनो, रॉड अगर रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। लेकिन अगर मान लो आपके पास एक डिस्क है और डिस्क रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तो डिस्क का सेंटर और कोने में भी ईएमएफ का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होगा। रॉड और डिस्क का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होता है, भूलना नहीं है। अब ये कैसे हो सकता है, सोचो ये पंखा एक रॉड से बना हुआ है, घूम रहा है, देखो बहुत तेज घूमेगा, ये डिस्क की तरह लगेगा आपको। तो दो पॉइंट्स पे ईएमएफ का फॉर्मूला विल रिमेन सेम। तो डिस्क बहुत सारी रॉड से बनी हुई है, ऐसे इमेजिन कर सकते हो, तो कोई भी एक रॉड का फॉर्मूला सेम है। पर मेरे को इस क्वेश्चन में एनुलर डिस्क गिवन है। एनुलर समझते हो, कटी हुई डिस्क, डिस्क में से डिस्क को काट के फेंक दिया, इसे बोलते हैं एनुलर डिस्क। तो एक रेडियस बी है, एक रेडियस ए है, मेरे को ईएमएफ निकालना है किसमें, पी क्यू में। आप एक काम करो, आप इमेजिन करो कोई काटा पीटा नहीं है, पूरी डिस्क पड़ी हुई है, पूरी डिस्क कंप्लीट डिस्क है, कुछ नहीं काटा। पी और ओ में ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, पी और ओ में डिस्टेंस क्या है, बी, हाफ बी ओमेगा इंटू बी स्क्वायर। और सोचो ये डिस्क नहीं है, सिर्फ अंदर की डिस्क है, अंदर की डिस्क में क्यू और ओ में ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ बी ओमेगा इंटू ए स्क्वायर। तो ये आपको क्या देगा, वीपी माइनस वीओ, ये आपको क्या देगा, वीक्यू माइनस वीओ। इन दोनों को माइनस कर लो, वीओ से वीओ कैंसल, आंसर। कई लोग बोलते हैं यार डायरेक्ट क्यों नहीं पुट कर देते बी माइनस से ना, क्योंकि डिस्क के सेंटर से लिया जाता है सब कुछ।
तो रेफरेंस पॉइंट क्या लिया जाता है? सेंटर। तो सबसे पहले आप सेंटर और इसके बीच में निकालेंगे ईएमएफ, फिर सेंटर और क्यू के बीच में, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो सेंटर और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है। तो आप पहले सेंटर और क्यू का निकालेंगे, सेंटर और पी का निकालेंगे, और फिर दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास वीओ से वीओ कैंसल, नेट आंसर आएगा। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? नेक्स्ट, कंडक्टिंग रॉड है पी क्यू, देख रहे हो पी क्यू, ये एस एच एम में है। ये कभी माइनस डी पे आ रही है, कभी डी पे आ रही है, कभी ये माइनस डी, और डी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है और ओ इसकी मीन पोजीशन है। प्रॉब्लम ये है कि मैग्नेटिक फील्ड आधे रीजन में बाहर है और आधे रीजन में अंदर है। फील्ड चेंज हो गया है, यूनिफॉर्म पर अंदर और बाहर है। नेक्स्ट है ये जो इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0, रॉड x इज इक्वल टू 0 पे है। तो जब ये चली तो रॉड यहां से चली, x इक्वल टू 0 से चली, और कैसे मूव करती है? टूवर्ड्स राइट।
विद द वेलोसिटी ऑफ v, तो ये राइट जाती है, फिर लेफ्ट आती है, राइट जाती है, लेफ्ट, ऐसे मूव करती है पीरियोडिकली ऐसे। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि जो भी p और q में ईएमएफ होगी BLV, टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है ये बताओ। ये क्वेश्चन है, ग्राफ प्लॉट करना है, इन चारों में से एक ग्राफ आंसर है। सबसे पहले ये बताओ कि मीन एक्सट्रीम पोजीशन पर रॉड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। मीन पे क्या होगी? मैक्सिमम। एक्सट्रीम पे क्या होगी? 0, मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0 एंड सो ऑन, ऐसे मूव करेगी। कोई डाउट है इसमें? तो इसके अंदर जब ये एक्सट्रीम पे होगी तो ईएमएफ 0 होगी, और मीन पे क्या होगी? मैक्सिमम। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये रॉड मीन से स्टार्ट हुई तो ईएमएफ मैक्सिमम से स्टार्ट होगी, तो आपका ग्राफ ये और ये नहीं बन सकता क्योंकि ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है, रिजेक्शन है, ये नहीं होगा CND। तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? मैक्सिमम से। बात तो इसमें थी, बनना तो ऐसा चाहिए था, क्योंकि ईएमएफ पहले बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर और घटेगी, डायरेक्शन चेंज करेगी और फिर बढ़ेगी, पीरियोडिकली है ना, पीरियोडिक बनना चाहिए। होगा नहीं, क्यों? क्योंकि भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर गया। जब रॉड इधर गई, जब रॉड मीन पे थी मैक्सिमम, जब एक्सट्रीम पे गई तो ईएमएफ क्या हो गई? 0। फिर डायरेक्शन चेंज हुई तो ग्राफ नेगेटिव क्वाड्रेंट में आया और मीन पे फिर से क्या हो गई? मैक्सिमम। लेकिन जैसे ही वो अगले रीजन में आई उसी टाइम मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया और ग्राफ का क्वाड्रेंट ही चेंज हो गया, नेगेटिव ईएमएफ सीधी क्या हो गई? पॉजिटिव। वो एकदम डायरेक्शन चेंज कर गई क्योंकि बी की डायरेक्शन चेंज हो गई। फिर ये ग्राफ ऐसे रिपीट होता जाएगा, ये आंसर है। इसलिए ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा तब बनेगा अगर भी यूनिफॉर्म होगा। अगर भी यूनिफॉर्म नहीं होगा और एकदम चेंज कर जाएगा वैल्यू, तो ईएमएफ भी अपनी वैल्यू को क्या करेगी? एकदम चेंज करेगी, तो ये ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन है इसके अंदर, वो कह रहे हैं एक ना सिलेंड्रिकल रीजन है, ये सिलेंडर है, क्रॉस सेक्शन है सिलेंडर का, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, तो dV/dt एल्फ है। अल्फा का मतलब कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, बोर्ड के अंदर चेंज हो रहा है और कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। क्या निकाल रहे हैं? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि B जब चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है, और B अगर बोर्ड के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोर्ड के ऊपर होगा, क्योंकि E और B आपस में 90 डिग्री पे पैदा होते हैं। तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमने किया था लास्ट टाइम। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था, मैंने बताया था कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है। बताता हूं कैसे। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है सिलेंड्रिकल रीजन में। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही फॉर्मूला हमें आता है मैथमेटिकल। क्या फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज माइनस डी फाई बाय डी टी। ऐसे याद कर लो, ये फॉर्मूला, ये रूल है।
एक ही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है दिखाता हूँ आपको। इस क्वेश्चन में मान लो इसका रेडियस गिवन है a, आपको क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की एट अ डिस्टेंस ऑफ r, मान लो यहाँ पे निकालनी है। तो अगर आपको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एक क्लोज पाथ लेना पड़ेगा। ये क्लोज पाथ कैसे होगा, क्लोज पाथ ऐसे होगा E इंटू इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी 2 पाई आर, इसकी लेंथ क्या है 2 पाई आर, याद है E इंटू 2 पाई ई डॉट डी एल इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स क्या है B इंटू एरिया। तो E इंटू 2 पाई आर इज माइनस B कॉन्स्टेंट, रादर डी बी बाई डी टी कर लेते हैं, और इंटू कितना एरिया। क्वेश्चन में ये चीज कांस्टेंट गिवन है अल्फा, तो E इंटू 2 पाई आर इज अल्फा इंटू एरिया कितना है पाई आर का स्क्वायर, आर से आर कैंसल, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं इस सिलेंड्रिकल पोर्शन के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ये पहला रिजल्ट है। ये तो एम्पियर सर्किट लॉ की तरह चल रहा है। तो फॉर्मूला क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर क्लोज पाथ क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन है, और क्लोज इंटीग्रेशन स्टैंड फॉर आपको क्या लेना होता है क्लोज पाथ। जैसे B डॉट डी एल था ऐसे E डॉट डी एल है क्लोज पाथ। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर है। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहाँ पे निकालना है, एट अ डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे निकालना है स्मॉलर, बाहर निकालना है, तो टेक अ क्लोज्ड पाथ, ये क्लोज पाथ है ये रहा। तो अगर ये क्लोज्ड पाथ है, अब क्या करेंगे E इंटू अगेन एक बार 2 पाई आर इज माइनस डी बी बाई डी टी इंटू एरिया। E इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू माइनस, ये अल्फा गिवन है, इंटू एरिया। एरिया क्या लेना है, एरिया वो लेना है जहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, और क्योंकि आपका सर्कल बड़ा है पर मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ ए रीजन में प्रेजेंट है, तो एरिया क्या लेंगे पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर में एरिया है। तो यहां से जो बी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा। तो एक स्टैंडर्ड ग्राफ बनाते हैं आर का और ई का। तो अगर आप सिलेंड्रिकल रीजन के इनसाइड हो तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और अगर आप आउटसाइड हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। ये आंसर है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है, तो ग्राफ मार्क कर लेना, ऐसा ग्राफ पेपर में गिवन है। तो कैसे करना है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक, ठीक। तो ये इसका तरीका है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका है, तो इसलिए इसका आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन है, इन रीजन ऑफ स्पेस मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ, टी के साथ चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड कितना है बी नॉट टी, माइनस के का मतलब तो बोर्ड के अंदर है या ऊपर जहाँ भी है, तो बी नॉट टी, टाइम चेंज हो रहा है। तो ये क्या जनरेट करेगा अपने आसपास, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बी चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कह रहा है इसके पड़ोस में एक चार्ज पड़ा हुआ था क्यू, उस क्यू पे कितनी फोर्स लगी ये बताओ।
फोर्स क्या होती है QE, तो क्या ढूंढना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इमेजिन करो ये सिलेंड्रिकल रीजन है, मान लो ये -k कैप है, तो मैग्नेटिक फील्ड B0T है मान लो, आपको कुछ दूरी पे क्या पड़ा है, चार्ज पता है Q, आप अगर E निकाल लो Q इंटू E से फोर्स आ जाएगी। अब इस पॉइंट पर E कैसे निकलेगा, मान लो डिस्टेंस R है, तो पहला रिजल्ट क्या है, E इंटू 2πr, क्लोज पाथ ले लिया। इस एरिया क्या लेंगे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ ए एरिया में प्रेजेंट है, तो क्या आएगा πa² इंटू dV/dt। तो B की वैल्यू पुट कर दो मैग्नीट्यूड में B0T, B0 बाहर आ गया, dt/dt 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके E आ गया, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है QE, तो Q और E को मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ गया। तो मतलब इस जब B टाइम के साथ चेंज होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा ही होगा, ये कॉन्सेप्ट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स एक्सपीरियंस होगी QE। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, यहाँ पर E निकाला, जब हमने E निकाल लिया तो फिर Q इंटू E से हमने फोर्स निकाल ली। ये पहला पॉइंट क्लियर है। इसका दूसरा पॉइंट समझो, जो दूसरा पॉइंट है या जो दूसरा क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। रीजन मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा होगा। तो क्या निकालना है, ईएमएफ निकालनी है P और Q के बीच में। देखो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है, मुझे ईएमएफ नहीं आती। एक स्टेप आगे का क्वेश्चन है कैसे, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पहले। कैसे, सबसे पहले आप एक काम करो, ये R है, ये R है, तो डिस्टेंस √2r है, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, √2r है, √2r है, तो आप इन्हें ज्वाइन कर दो P और Q को, और इमेजिन करो एक क्लोज्ड पाथ, ये रहा। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको क्लोज्ड पाथ तो लेना पड़ेगा। तो क्लोज्ड पाथ आपने कितने रेडियस का लिया, √2r। तो पहली चीज क्या लगेगी, पहली चीज ये लगेगी इसमें E इंटू 2π√2r, क्योंकि सर्कल कितने रेडियस का बनने वाला है, जो P और Q में से पास हो रहा है, √2r। तो क्या बनेगा, E इंटू 2π√2r इज इक्वल टू एरिया πa² इंटू dV/dt। आपको मैग्नेटिक फील्ड कितना की बना, अल्फा टी, अल्फा बाहर आ गया, dt/dt 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले तो E आ गया, E की वैल्यू आ गई, E आ गया। अब इलेक्ट्रोस्टैट्स का रिजल्ट क्या कहते हैं, E इज इक्वल टू dV/dr। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना है आपको, ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dl। इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल चुके हो, यहां पे पुट कर दें इंटू dl। अब dl क्या चीज है, dl इसकी लेंथ है, ये देखो dl विल गिव L।
अब ये लेंथ होगी क्या, ये जो इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करके ये जो टर्म है ये देख रहे हो, ये लेंथ कितनी आएगी, इसने सेंटर पे क्या बना रखा है, क्वाड्रेंट 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ये पूरा जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना बनेगा, 2 पाई इंटू रूट 2 आर। इसको 4 से डिवाइड कर दो क्योंकि क्वाड्रेंट 90 डिग्री का है तो क्वाड्रेंट बनेगा, क्वाड्रेंट की लेंथ क्या होती है, डिवाइड बाय 4, तो सर्कमफ्रेंस बाय 4। तो यहां से सॉल्व करके पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या है, ईएमएफ, एक ही बात है। तो ऐसी प्रॉब्लम में पहले क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालना सीख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डीवी बाई डी एल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ई डी एल। ई की वैल्यू पुट कर दो, डीएल क्या होगा, जो भी आपने ये पाथ लिया पी और क्यू के बीच में उसकी लंबाई क्या होगी, निकालना पड़ेगा सर्कमफ्रेंस से, ऐसे करना है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम है, आप इस क्वेश्चन को देखें प्लीज। ये जो क्वेश्चन है, नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर हैज अ चार्ज क्यू। एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है जिसका रेडियस आर है, जिसके ऊपर चार्ज क्यू है। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग चेंजेस एट अ रेट ऑफ डी बाई डी टी। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, टॉर्क क्या होगा, देखो टॉर्क क्या होता है, आर इंटू एफ, आर इंटू एफ, आर इंटू फोर्स। फोर्स चार्ज, एक चार्ज रिंग है क्यू, अगर बी चेंज होगा तो ई जनरेट होगा, क्यू इंटू ई फोर्स है, फोर्स इंटू डिस्टेंस टॉर्क है, फिर से सबसे पहले ई निकलेगा। तो सबसे पहले रिंग में ई कैसे निकलेगा, ई इंटू 2 पाई आर इस एरिया इंटू डी बी बाई डी टी। क्वेश्चन में डी बी बाई डी टी गिवन है, ऐसे एज इट इज यूज करो इसको, इसकी वैल्यू नहीं गिवन तो एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। उसको क्यू से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, फोर्स आ जाएगी। फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, टॉर्क आ जाएगा। सेम चीज है। तो टॉर्क कैसे निकलेगा समझ में आ रहा है यहाँ तक। हालांकि आने के चांस कम है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन, मैंने पीवाईक्यू में देखे नहीं है, बट फिर भी कहीं लिखा नहीं हुआ कि कंपटीशन में आएंगे नहीं। तो इसलिए मैं आपको 2-3 टाइप के क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है लेकिन यहाँ तक, तो ये सफिशियंट है इतनी प्रॉब्लम्स इसमें। जैसे आपकी जो शीट नंबर, जो नेक्स्ट शीट है, ये लो 43 नंबर शीट का क्वेश्चन नंबर, पहले हम छोटे करेंगे 10th, बड़े नहीं करेंगे आज, पहले बहुत हो गए बड़े बड़े, छोटे करेंगे 10th, तो फटाफट हो जाएंगे 3-4 क्वेश्चन। जब मैं स्क्वायर को, रोम्बस को कहाँ लेके आ रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर, तो पहले बाहर निकलेगा एरिया बढ़ेगा और फिर घटेगा, ऐसे होगा, एरिया की वैल्यू बाहर निकलती जाएगी, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, फिर कम कम कम। तो इसका मतलब ईएमएफ की वैल्यू पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इंड्यूस ईएमएफ चेंज होएगी। नंबर 2, मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम दूरी इन 2 पॉइंट्स में क्या है, √2r या √2l। तो मोशनल ईएमएफ क्या होगी, मोशनल ईएमएफ होगी b इंटू लेंथ की जगह √2l इंटू v। आंसर क्या, ये पॉइंट यहां तक क्लियर है। तो 2 आंसर आएंगे इसके। ये क्वेश्चन ईएम वेव्स का क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट करंट का भी कर लेते हैं 2 मिनट में, चेक करो क्वेश्चन पढ़ो। हमने डिस्प्लेसमेंट करंट किया था डिस्कस।
ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हैं, आपको बताना है ये एरिया A/2 है, इसमें से कितना डिस्प्लेसमेंट करंट गया, ये क्वेश्चन है। लंबा मेथड, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन d∅dt। फ्लक्स क्या होता है, E इंटू एरिया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में E क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एरिया। हमने फ्लक्स किसका निकालना है, इतने पोर्शन का। इसका एरिया क्या है, A/2, तो फ्लक्स क्या होगा, E इंटू एरिया बाय 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया बाय 2। आप इस फ्लक्स को यहां पे पुट कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट कैंसल, क्या बचा, हाफ इंटू dq/dt आंसर। और मैं कह रहा हूं इसको पेन को हाथ भी मत लगाओ, क्यों, क्योंकि हमने EM वेव में किया था, अगर ये प्लेट ना होती तो टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट तो बराबर होता है dq/dt। अगर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज Q है तो करंट क्या होगा, dq/dt। तो इसमें अगर करंट dq/dt पर मेरे को तो सिर्फ इतने पोर्शन का करंट पूछा और ये एरिया कितना है, हाफ, तो करंट हाफ हो जाएगा, हाफ इंटू dq/dt। तो पेन को हाथ को लगाना, डन हो गया, ये ऑप्शन डन। जितना एरिया उसके प्रोपोर्शनैलिटी में डिस्प्लेसमेंट करंट है, कुछ करना ही नहीं है, ये बढ़िया तरीका है, सही है। नेक्स्ट, दो सर्कुलर कॉइल्स हैं कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन। जब करंट सेम डायरेक्शन में होता है दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो कह रहे हैं कि अगर ए के अंदर करंट पॉजिटिव है और मैं क्या कर रहा हूं, ए को बी की तरफ लेके आ रहा हूं, तो नेगेटिव करंट इज इंड्यूस्ड इन बी, बिल्कुल, क्योंकि जब आप इसको पास लेके आओगे तो क्या होगा, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी और जो क्या करेगी, अपोज करेगी। तो कह रहे हैं कि नेगेटिव करंट जनरेट होगा। अब वो कह रहे हैं कि अगर ए में पॉजिटिव करंट है, बी इज मूव टुवर्ड ए, तो नेगेटिव करंट इज इंड्यूस्ड इन बी, बिल्कुल सही, चाहे तुम इसे पास ले आओ चाहे तुम इसे पास ले आओ, बी में तो करंट पैदा होगा ही होगा। और नेक्स्ट है, इफ बोथ कॉइल कैरी पॉजिटिव करंट दे अट्रैक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही, क्योंकि दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो तीनों आंसर हो सकते हैं। ये आसान क्वेश्चन है, एक सोलेनॉइड है और यहां पर एक रिंग पड़ा हुआ है बी। जब करंट इसमें बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो ये दूर भागेगा। जब करंट घटेगा तो बी घटेगा, तो रिंग पास आ जाएगा। तो लिखा हुआ है इसमें, करंट बढ़ेगा तो बी को रिपेल करेगा, करंट घटेगा तो अट्रैक्ट करेगा। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैग्नेट रिंग की तरफ आ रहा है। मैग्नेट जब रिंग की तरफ आएगा तो रिंग में इंड्यूस करंट पैदा होगा और जो मैग्नेट को आने से रोकेगा, तो मैग्नेट के गिरने की एक्सीलरेशन जो होगी वो जी से कम होगी, क्योंकि कॉइल करंट पैदा करके इसे रोकेगा। और जब ये मैग्नेट दूर चला जाएगा तो ऑपोजिट पोल डेवलप करके ये मैग्नेट को खींचेगा, तो भी जी से कम होगी। और जब मैग्नेट बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा तो एग्जैक्टली जी होगी। तो चाहे तुम मैग्नेट को पास लेके आओ या दूर लेके जाओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, लेस देन जी ही होगी। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, लेस देन जी होगी, कोई डाउट इसमें, ठीक। जब अट्रैक्ट करेगा ही नहीं तो रिपेल ही करता है। हाँ, जब नीचे जाएगा तो खींचेगा अपनी तरफ, तो जी से कम होगी ना, खींच रहा है, गिरने नहीं देगा इसे, ठीक है। और फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन, एक रॉड है, देख रहे हो, एक रॉड है। ये रॉड इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रही है और मैग्नेटिक फील्ड मान लो बोर्ड के ऊपर है, देना चाहिए था मैग्नेटिक फील्ड इसे, पर चलो, हाँ, 20 वर्टिकल पर दिया हुआ है। तो मान लो ये रॉड नीचे आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रही है, तो इसमें करंट डेवलप हो जाएगा BLV/R। वो करंट डेवलप होगा और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो इसके ऊपर फोर्स भी लगेगी, F=BIL, F=BIL। अब प्रॉब्लम ये है कि वो कह रहे हैं कि इसमें क्या है, फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी कब आती है, जब एक्सीलरेशन क्या होती है, 0, और टर्मिनल वेलोसिटी मींस कांस्टेंट वेलोसिटी। आपको बताना है कि रॉड की कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है, ये निकालो। मान लो इस रॉड में करंट आ गया, बी कैसे ऊपर है, करंट मुझे पता नहीं कहाँ आया, या तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा। तो मेरे को इतना पता है कि अगर करंट आपकी तरफ आया तो लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का, बी ऊपर है। करंट अगर आपकी तरफ आया तो फोर्स कहाँ लगेगी, इस तरफ।
और अगर करंट मेरी तरफ आया तो फोर्स कहाँ लगेगी, इस तरफ। हर हालत में करंट मेरी तरफ ही है, पता है कैसे? क्योंकि अगर करंट मेरी तरफ है तो बी आई एल कहाँ लगेगा, बाहर, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन 90। अब एम जी साइन थीटा इसे नीचे लेके आएगा, बी आई एल का एक कॉम्पोनेंट ऊपर जाएगा, बी आई एल कॉस थीटा, और अगर आप चाहते हो एक्सीलरेशन जीरो तो एम जी साइन थीटा किसके इक्वल होगा, बी आई एल कॉस थीटा। तो एम जी साइन थीटा बी आई एल कॉस थीटा के इक्वल होगा। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब बात है आई की, करंट क्या होगा, बी आई एल बी एल वी बाई आर। बी एल वी नहीं, ध्यान से, इस क्वेश्चन में वेलोसिटी वेक्टर नीचे है, वेलोसिटी वेक्टर नीचे है, और b के साथ जब हम फॉर्मूला लगाते हैं बी एल वी, तो बी एल और v में एंगल क्या होना चाहिए, 90। इसमें 90 तो है ही नहीं, तो आपको वेलोसिटी का भी एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा, थीटा थीटा ऑल्टरनेट। वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है, v cos थीटा, जो b के साथ एंगल क्या बना रहा है, 90। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, बी एल वी कॉस थीटा, बी एल वी नहीं, बी एल वी कॉस थीटा, क्योंकि v cos थीटा जो वेलोसिटी है वो b के साथ एंगल क्या बनाएगी, 90, और हम हमेशा कंपोनेंट वेलोसिटी का लेते हैं जो b के साथ एंगल क्या बनाता है, 90। तो इसलिए BLV यूज नहीं करना, BLV cos थीटा बाय r करंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोचना है, तो जब भी पेपर में आएगा तो ये सोचने का स्टाइल है, ये पता होना चाहिए।